हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एग्ज़ाम फैक्ट्री। आज मैं आपके लिए जनरल नॉलेज एवं जनरल स्टडी प्रैक्टिस सेट श्रृंखला 7 लेकर आया हूँ। ये प्रैक्टिस सेट श्रृंखला में मुख्य रूप से आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, इकोनॉमिक्स, मिसलिनियस, स्पोर्ट, कल्चर, हेरिटेज इन सभी से कंपाइल करके 25 प्रश्नों की श्रृंखला तैयार की गई है और ये ऐसे उच्च स्तर प्रश्नों की श्रृंखला है जो कि मुख्य रूप से उच्च स्तरीय टीम के द्वारा उनके मार्गदर्शन में तैयार किए गए हैं। ये प्रश्न श्रृंखला आपको यूजफुल होंगे ऑल ओवर इंडिया पीसीएस जैसे बीपीएससी, जेपीएससी, यूपीपीएससी एवं ऑल ओवर इंडिया पीसीएस, रेलवे से संबंधित सभी एग्ज़ाम जैसे रेलवे ग्रुप डी, रेलवे एनटीपीसी, रेलवे एएलपी, रेलवे जेई, एसएससी से संबंधित सभी एग्ज़ाम एसएससी, सीएचएसएल, सीजीएल, एमटीएस, स्टेनोग्राफर, एसएससी जीडी, एसएससी जेई, बैंक, आईबीपीएस एवं एलआईसी से संबंधित सभी एग्ज़ाम एवं डिफेंस के सभी एग्ज़ाम जहाँ पे जीके जीएस के प्रश्न पूछे जाते हैं जैसे कि एयरफोर्स XY ग्रुप, एयरफोर्स एफकैट, नेवी, एसएसआर एवं डिफेंस से सभी संबंधित एग्ज़ाम। तो ये टोटल 25 प्रश्नों की श्रृंखला होगी। आप इसे बनाने की कोशिश कीजिए, आंसर बताने की कोशिश कीजिए। जिन प्रश्नों के उत्तर आपको नहीं आते हैं उनको आप अपने नोटबुक में नोट डाउन करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ये सभी उच्च स्तरीय प्रश्नों की श्रृंखला है जो डायरेक्टली बेसिस पे आपको आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे और ये क्वेश्चन डायरेक्टली आपको एग्ज़ाम में हिट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय का विकास किसके काल में हुआ? नालंदा विश्वविद्यालय जो अभी बिहार के नालंदा डिस्ट्रिक्ट में अवस्थित है, मुख्य रूप से इसका विकास किसके काल में हुआ? ऑप्शन है चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, कुमारगुप्त, समुद्रगुप्त। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। नालंदा विश्वविद्यालय का मुख्य रूप से विकास जो है वो कुमारगुप्त के शासनकाल में हुआ। माना ऐसा जाता है कि गुप्त वंश में एक से एक अच्छे प्रतापी शासक आए, उसमें से एक प्रतापी शासक कुमारगुप्त था जिन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण कराया और यहाँ पर मुख्य रूप से पाली और प्राकृत भाषा की पढ़ाई होती थी, जिसपे बहुत सारे विदेशी यात्री, विदेशी स्कॉलर भी यहाँ पर पढ़ने आए थे। और बाद में अगर देखा जाए तो मध्यकालीन भारत में बख्तियार खिलजी के द्वारा इस नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया गया था और आज भी ये खंडहर अवशेष में हमें प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय का विकास किसने कराया था? नालंदा विश्वविद्यालय के बाद विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो कि आज के आधुनिक बिहार राज्य में अवस्थित है, इसका निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन है धर्मपाल, महेंद्रपाल, गोपाल, कुमारपाल। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो आज भी बिहार के क्षेत्र में अवस्थित है, मुख्य रूप से ये मध्यकालीन भारत, प्राचीन भारत में एक विख्यात विश्वविद्यालय के रूप में जाना जाता था। पाल वंश के शासकों ने इसे अपना प्राश्रय दिया और इसका निर्माण धर्मपाल ने करवाया था। अगला क्वेश्चन है, बाबर ने भारत का सबसे शक्तिशाली राजा किसे बताया था? बाबर जब उन्होंने 1526 में भारत पर आक्रमण किया तो उन्होंने भारत में अपनी आत्मकथा, जिसे तुजुके बाबरी के नाम से जाना जाता है, उसमें भारत का सबसे शक्तिशाली राजा किसे बताया था? ऑप्शन है कृष्णदेवराय, राणा सांगा, उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, कृष्णदेवराय, जिसको
बाबर ने भारत का शक्तिशाली राजा बताया था? कृष्णदेवराय मुख्य रूप से संगम वंश से संबंधित है। संगम में 3 वंश आते हैं, संगम वंश, सुलुभ वंश और तुलुभ वंश। इसी तुलुभ वंश के संस्थापक थे कृष्णदेव राय। अगला क्वेश्चन है, अलाई दरवाजा किसका प्रवेश द्वार है? अलाई दरवाजा जिसका निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था, और ये किसका प्रवेश द्वार है? ऑप्शन है कुतुब मीनार, जामा मस्जिद, लाल किला, ताजमहल। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। जो कुतुब मीनार है उसके आगे मुख्य रूप से एक दरवाज़ा बना हुआ है, और उसी दरवाजे से इसका प्रवेश द्वार है, और इसी दरवाजे को हम अलाई दरवाजे के नाम से जानते हैं। ये कुतुब कॉम्प्लेक्स दिल्ली में अवस्थित है। मुख्य रूप से इसका निर्माण अलाई दरवाजे का अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। जबकि कुतुब मीनार की नींव कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब बख्तियार काकी की याद में डाला था, जबकि इसका पूर्ण निर्माण जो है वो इल्तुतमिश ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस वायसराय की हत्या उनके कार्यकाल के दौरान की गई थी? इनमें से कौन से वायसराय है जिनकी हत्या उनके कार्यकाल के दौरान ही कर दी गई थी? ऑप्शन है लॉर्ड मेयो, लॉर्ड लीटन, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड हॉर्डिंग। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। लॉर्ड मेयो भारत के वो वायसराय थे जिनकी हत्या मुख्य रूप से उनके कार्यकाल के दौरान ही कर दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम और शास्त्र के अधिनियम किस वायसराय के द्वारा पारित किए गए थे? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, वर्नाकुलर मुख्य रूप से उस चीज़ों को कहा जाता है जहाँ पर क्षेत्रीय भाषा में चीज़ों को प्रेस किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम वेस्ट बंगाल में देखें तो वहाँ पर बहुभाषी लोग बंगाली कहते हैं। अगर हम महाराष्ट्र में देखें तो वहाँ पर बहुत सारे लोग जो है वो मराठी कहते हैं। तो मराठी को जो है वो मराठी भाषा में, बंगाल में बंगाली भाषा में, बिहार में भोजपुरी मगही भाषा में लोगों को समाचार पत्र देना, मैगजीन देना, किताबें को छापना, इन्हें ही वर्नाकुलर कहा जाता है। तो वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम किस वायसराय के शासनकाल में आया था? ऑप्शन है लॉर्ड लीटन, लॉर्ड मेयो, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड हॉर्डिंग। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। लॉर्ड लीटन, इनके द्वारा भारत में वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम और शास्त्र अधिनियम लाया गया था, और मुख्य रूप से यहाँ पर क्षेत्रीय भाषा में किताबें, मैगजीन, समाचार पत्र, इन सभी को छापा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में बॉक्साइट का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? बॉक्साइट भारत में मुख्यतः किस राज्य में सर्वाधिक होता है? ऑप्शन है उड़ीसा, झारखंड, राजस्थान, कर्नाटक। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। बॉक्साइट जो मुख्य रूप से एल्युमिनियम का अयस्क है, और इसका सर्वाधिक उत्पादन की अगर हम बात करें तो इसका सर्वाधिक उत्पादन ओडिशा में होता है। जबकि झारखंड में अगर देखें तो जादूगोड़ा में यूरेनियम का सर्वाधिक उत्पादन होता है, एवं कोयले के उत्पादन में भी झारखंड श्रेष्ठ पे है। राजस्थान की अगर बात करें तो राजस्थान में खेतड़ी राजस्थान में कॉपर की काफ़ी अच्छी मात्रा में उत्पादन होता है। एवं कर्नाटक वाले क्षेत्र में देखें तो कॉफ़ी, जिसे हम कहवा भी कहते हैं, उसकी काफ़ी अच्छी मात्रा में उत्पादन होती है। अगला क्वेश्चन है, गोमेद, चौक और प्लाइट का एकमात्र उत्पादक राज्य कौन सा है? गोमेद, चौक और प्लाइट, जो कि एक पत्थर का उदाहरण है, इसका सबसे अच्छा और एकमात्र उत्पादक राज्य कौन है? ऑप्शन है राजस्थान, कर्नाटक, गुजरात,
तमिलनाडु। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। तमिलनाडु भारत का एकमात्र राज्य है जो गोमेद, चौक और प्लाइट इन सभी पत्थरों का एकमात्र उत्पादन करता है। ये सभी बहुमूल्य पत्थरों की श्रेणी में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मठ को ग्लांदे नामगे लहत्से कहा जाता है? जो बौद्धों के मठ होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इनसे प्रश्न में किसी भी एग्ज़ाम में अगर आप देखेंगे तो एक प्रश्न निश्चित रूप से आते हैं। तो यहाँ आपसे क्वेश्चन कर रहा है कि ग्लांदे नामगे लहत्से मठ कहाँ पे अवस्थित है। ऑप्शन है हेमिस मठ, तवांग मठ, बोमडिला मठ, नाम द्रोलिंग मठ। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, तवांग मठ, जो मुख्य रूप से भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य में अवस्थित है और यहाँ पे इसे ग्लांदे नामगे लहत्से मठ के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण से उत्तर दिशा की ओर दिए गए बंदरगाह को व्यवस्थित करना है। भारत में बहुत सारे बंदरगाह हैं जो बहुत प्राकृतिक बंदरगाह भी हैं, कुछ उसमें मानव निर्मित बंदरगाह भी है। उनमें से आपको दक्षिण से उत्तर की ओर सबसे साउथ में कौन है और सबसे नॉर्थ में कौन है उस तरह से अवस्थित करना है। ऑप्शन है कोचीन, तिरुवनंतपुरम, कालीकट, मैंगलोर। कालीकट, तिरुवनंतपुरम, कोचीन, मैंगलोर। तिरुवनंतपुरम, कोचीन, कालीकट, मैंगलोर। ऑप्शन डी है तिरुवनंतपुरम, कालीकट, मैंगलोर, कोचीन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगर इन चारों ऑप्शन में हम बात करें तो तिरुवनंतपुरम, जो कि केरल की राजधानी भी है, ये सबसे दक्षिण में अवस्थित है। उसके ऊपर कोचीन, उसके ऊपर कालीकट और उसके ऊपर मैंगलोर। मुख्य रूप से ये चारों बंदरगाह केरल के क्षेत्र में अवस्थित है, जिसमें सबसे दक्षिणतम तिरुवनंतपुरम, उसके ऊपर कोचीन, उसके ऊपर कालीकट और उसके ऊपर मैंगलोर, जो कि कर्नाटक और केरल के बॉर्डर में मुख्य रूप से आता है, ये अवस्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित निक्षेपात्मक गतिविधियों का अवलोकन करना है। ऑप्शन फर्स्ट है मोरेन ग्लेशियर निक्षेप। ऑप्शन बी परचन पवन निक्षेप। ऑप्शन थी डेल्टा फ्लूवियल निक्षेप। यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन दिए हैं, इसमें से कौन सा सही गतिविधियों का अवलोकन करता है उसको आपको चुनना है। ए है केवल 2, बी 1 और 2, सी 2 और 3, डी 1, 2, 3। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, 1, 2, 3 सभी। मोरेन, जो कि ग्लेशियर निक्षेपल से संबंधित है। बर्चन, जो कि पवन निक्षेप से संबंधित है। डेल्टा, जो कि फ्लूवियल निक्षेप से संबंधित है। तो मुख्य रूप से अगर यहाँ पर हम देखें तो इसका तीनों ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑक्सबो लेक का विसर्प का टूटा हुआ हिस्सा होता है। ऑक्सबो लेक, जिसे हम गोखुर झील के नाम से भी जानते हैं, इसमें जो विसर्प का टूटा हुआ हिस्सा होता है वो क्या होता है। ऑप्शन है नदी के युवावस्था की विशिष्टता बाढ़ युक्त मैदान होते हैं। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है। यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है नदी के युवावस्था की विशिष्टता, दूसरा ऑप्शन है बाढ़ युक्त मैदान होते हैं। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों सही है।
डी दोनों गलत है। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। नदी के युवा अवस्था की विशिष्टता को ही हम ऑक्सबो लेक या गोखुर झील कहते हैं। देखिए, मैं मुख्य रूप से आपको बता दूं कि जब नदी क्या होती है, अपनी धारा में बहती हुई आती है, उसे किसी भी गुंबद आकार का पत्थर, चट्टान ये सब भी मिलता है, तो नदियाँ मुख्य रूप से क्या करती है कि उसके ऊपर से बहना स्टार्ट कर देती है। उसके ऊपर से बहना स्टार्ट करने के साथ साथ इधर जो नदी का बहाव है वो भी धीरे धीरे इसे काटती रहती है। एक समय ऐसा आता है कि ये पूरा कट जाता है, उसके बाद नदियाँ अपना मार्ग परिवर्तन करके ऊपर से ना बह के नीचे की ओर से बहने लगती है और बीच में गाय के खुर के जैसा, ऑक्सबो के जैसा एक शेप बन जाता है और इसे ही हम गोखुर झील, ऑक्सबो लेक के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मैं आपको ये चीज़ बता दूं कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक करें, शेयर करें, आपके पास जितने भी फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम ग्रुप हैं, जितने भी स्टडी रिलेटेड ग्रुप हैं, सभी में शेयर करें, क्योंकि आपके लाइक, सब्सक्राइब, शेयर से ही हमारा मनोबल बढ़ता है। हम और भी अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए लेके आते हैं। और प्लीज़ हमारे प्लेलिस्ट को विजिट कीजिए। प्लेलिस्ट में और भी आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो बनाए हुए हैं जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आपके लिए काफ़ी कारगर सिद्ध होंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेटेराइट मृदा का निर्माण किस प्रकार होता है? ऑप्शन है लीचिंग, ऑप्शन बी अपरदन, ऑप्शन सी उपजाऊ नदी सिल्ट के निक्षेप के कारण, ऑप्शन डी आग्नेय चट्टानों के यांत्रिक अपक्षय के कारण। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। लेटेराइट मृदा का निर्माण मुख्य रूप से अगर हम देखें तो इसका निर्माण लीचिंग क्रिया के कारण होता है। चट्टान मुख्य रूप से इग्नियस, सेडिमेंट्री, मेटामॉर्फिक होते हैं। ये सभी चट्टानें जब क्या होते हैं, मौसमी परिवर्तन के कारण आपस में बदलाव आता है, टूटते फूटते हैं, तो इसी के कारण लीचिंग प्रक्रिया के द्वारा लेटेराइट मृदा का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट में शामिल गैर वोट युग शुल्क या चार्ज किए गए व्यय में शामिल है। तो गैर वोट युग शुल्क और चार्ज में शामिल कौन कौन है? ऑप्शन है संसद के घरों के प्रोड्यूसिंग अधिकारियों के वेतन और भत्ते, ऑप्शन बी सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते, ऑप्शन सी सीएजी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की सैलरी और भत्ते, ऑप्शन डी सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों का पेंशन, ऑप्शन ई उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों का पेंशन। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन है 1 और 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, ऑप्शन नंबर डी ये सभी। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी ये सभी। केंद्रीय बजट में अगर हम गैर वोट योग्य शुल्क या चार्ज को अगर देखें तो इनमें से जितने भी ऑप्शन हैं सभी इसमें शामिल किए जाते हैं, जिसमें संसद के घरों के प्रोड्यूसिंग अधिकारियों के वेतन एवं भत्ते भी होते हैं, सुप्रीम कोर्ट एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन एवं भत्ते भी होते हैं, के कंट्रोलर एवं ऑडिटर जनरल के सैलरी एवं भत्ते भी होते हैं, एवं सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों के पेंशन भी होते हैं, एवं उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों का भी पेंशन मुख्य रूप से इसमें शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा कर केंद्र सरकार द्वारा विशेष रूप से लगाए गए करों में से एक है और भारत की संविधान की 7वीं अनुसूची की संघ सूची में उल्लेख किया गया है? तो मुख्य रूप से आपसे क्वेश्चन में ये चीज़ें पूछ रहा है कि वैसी कौन से कर है जो केंद्र सरकार द्वारा लगाए जाते हैं। और भारतीय संविधान की अगर हम सूचियों की बात करें
तो 7वीं अनुसूची जिसमें संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची का वर्णन है, उसमें संघ सूची में इसका उल्लेख किया गया है। ऑप्शन है निर्यात कर, समाचार पत्रों में विज्ञापन पर कर, कृषि आय पर टैक्स, बिजली की खपत, बिजली पर टैक्स। ऑप्शन ए है 1 और 4, बी 2 और 3, सी 1 और 2, डी 2 और 4। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी 1 और 2। मुख्य रूप से निर्यात कर एवं समाचार पत्रों में विज्ञापन पर टैक्स केंद्र सरकार के द्वारा लगाए जाते हैं एवं इसका वर्णन भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के संघ सूची में वर्णित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत गठित राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया निधि का संचालन करता है? तो यहाँ पर राष्ट्रीय आपदा नीति 2005 के बारे में पूछ रहा है। तो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत कौन सी प्रतिक्रिया निधि का संचालन करती है? ऑप्शन है प्रधानमंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री, केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री, केंद्रीय वन और पर्यावरण मंत्री। इसके जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, केंद्रीय गृह मंत्री, जो मुख्य रूप से आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत गठित राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया निधि का संचालन करता है और ये मुख्य रूप से केंद्रीय गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आमतौर पर आर्थिक विकास किसके साथ मिलकर होता है? अर्थव्यवस्था का अगर विकास देखें या आर्थिक विकास देखें तो मुख्य रूप से ये किसके साथ होता है? मुद्रास्फीति, अतिस्फीति, अपस्फीति, मुद्रास्फीति, मंदी। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, मुद्रास्फीति के साथ आमतौर पर आर्थिक विकास इसके साथ मिलकर होता है। मैं आपको बता दूं, मुद्रास्फीति का मतलब एक लाइन में हम समझ सकते हैं, महंगाई का बढ़ जाना ही मुद्रास्फीति कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम 2003 में निर्धारित नहीं किया गया है? इसमें से कौन सा नहीं किया गया है वो आपसे पूछ रहा है। ऑप्शन है राजस्व घाटे का उन्मूलन, ऑप्शन बी प्राथमिक घाटे का उन्मूलन, ऑप्शन सी कुछ स्थितियों को छोड़कर आरबीआई से केंद्र सरकार द्वारा गैर उधार लेना, ऑप्शन डी सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में किसी वित्तीय वर्ष में सरकारी गारंटी को ठीक करना। यहाँ पे आपसे ये चीज़ें पूछा है कि वित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम 2003 में इनमें से कौन से नहीं है? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, प्राथमिक घाटे का उन्मूलन, जो कि मुख्य रूप से वित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम 2003 में शामिल नहीं है। इसके अलावा जितने भी ऑप्शन है ये सभी मुख्य रूप से इसमें शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश जिसे हम एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी कहते हैं, और विदेशी संस्थागत निवेश जिसे एफआईआई फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट या इसे ही फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट भी कहा जाता है, किस मामले में अलग है? ऑप्शन है एफडीआई पूंजी प्रौद्योगिकी और प्रबंधन लाता है और एफआईआई केवल पूंजी लाता है। ऑप्शन बी एफडीआई विशिष्ट क्षेत्र को लक्षित करता है और एफआईआई विदेशी पूंजी उपलब्धता में वृद्धि में मदद करता है। ऑप्शन थर्ड है एफआईआई को अधिक अस्थिर माना जाता है। ऑप्शन डी एफआईआई प्राथमिक और द्वितीयक बाजार दोनों को लक्षित करता है, जबकि एफडीआई केवल प्राथमिक लक्ष्य रखता है। इनमें से कौन सा उत्तर सही है?
इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन ए मुख्य रूप से एफडीआई पूंजी, प्रौद्योगिकी और प्रबंधन दोनों लाता है। ये मुख्य रूप से आपके पास कैपिटल भी है, साइंस टेक्नोलॉजी भी आ रहा है, मैनेजमेंट भी आ रहा है, जबकि एफआईआई या इसे ही हम एफपीआई भी कहते हैं, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, ये मुख्य रूप से केवल इन्वेस्टमेंट और कैपिटल को लाता है एवं इसे जिस देश के द्वारा इन्वेस्ट किया जा रहा होता है वो जब चाहे तो वहाँ पे बैठे बैठे इसे आसानी से रिकवर कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में क्या अदृश्य निर्यात उत्पन्न करता है? इनमें से अदृश्य निर्यात को उत्पन्न कौन करता है? ऑप्शन है मछली, यातायात और यात्रा, आभूषण, हथकरघा। इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी, यातायात और यात्रा। ये अदृश्य निर्यात उत्पन्न करता है। मुख्य रूप से अगर निर्यात में अगर हम देखें तो अदृश्यता को उत्पन्न करने का काम यातायात और यात्रा कर रहा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्यक्ष कर कोड निम्नलिखित में किससे संबंधित है? ऑप्शन है आयकर, सेवा कर, एक्साइज ड्यूटी, बिक्री कर। तो आपसे यहाँ पर प्रत्यक्ष कर कोड के संबंधित पूछा है। तो प्रत्यक्ष कर कोड का अगर हम संबंध देखें तो मुख्य रूप से ये आयकर से संबंधित है। आयकर इनकम टैक्स जो कि प्रत्यक्ष कर का एक अच्छा उदाहरण है। हम जितने भी इनकम को जनरेट करते हैं उसमें भारत सरकार के द्वारा एक कर दर से इन चीज़ों को वसूला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा अप्रत्यक्ष कर नहीं है? आपसे इसमें कौन सा अप्रत्यक्ष कर नहीं है वो पूछ रहा है। इट मीन्स कौन सा इसमें प्रत्यक्ष कर है। ऑप्शन है निगम कर, एक्साइज ड्यूटी, बिक्री कर, सेवा कर। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, निगम कर, जो कि एक अप्रत्यक्ष कर ना होकर ये प्रत्यक्ष कर का उदाहरण है। प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर में मुख्य रूप से अंतर यही है कि प्रत्यक्ष कर उन सभी करों को कहा जाता है जो करदाता पर उसका भार प्रत्यक्ष रूप से पड़ता है। जिस आदमी ने इनकम जनरेट किया है वो उसे पे करेगा, जबकि अप्रत्यक्ष कर हम कोई भी वस्तुएं लेते हैं उस पर वो ऐड होता है और वो हमें बिना बताए हुए अप्रत्यक्ष रूप से वसूला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, के बिरला फाउंडेशन द्वारा दिए जाने वाले सरस्वती सम्मान के बारे में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन है यह पुरस्कार वार्षिक है। ऑप्शन 2, जूरी की अध्यक्षता भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश करते हैं। ऑप्शन 3, यह केवल भारतीय नागरिकों को दिया जाता है। ऑप्शन डी, भारत की सभी भाषाओं को दिया जाता है। इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, केवल 1 और 2, केवल 1 और 3, 1, 2 और 3, 1, 2, 3, 4। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, 1, 2, 3। के बिरला फाउंडेशन के द्वारा प्रत्येक वर्ष सरस्वती सम्मान दिए जाते हैं एवं इस वर्ष यह पुरस्कार जो है वार्षिक रूप से दिया गया है। जूरी की अध्यक्षता में भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश भी शामिल होते हैं एवं यह केवल भारतीय नागरिकों को ही दिया जाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 1, 2, 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर साल रमजान पिछली साल से खाली स्थान होता है। ऑप्शन है 11 दिन पहले, 11 दिन बाद, 17 दिन बाद, 17 दिन पहले। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, 11 दिन पहले। मुख्य रूप से अगर हर साल हम रमजान ईद की बात करें तो ये पिछले साल जब भी हो रहा है, अगर पिछले साल ये 11
तारीख को हुआ है, तो अगले साल जो ये होगा वो इससे 11 दिन जस्ट पहले 1 तारीख को ये चीज़ें प्रारंभ हो जाएगी। नेक्स्ट है नेशनल कैडेट कोर, जिसे हम एनसीसी कहते हैं, डे कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 21 अक्टूबर, 23 नवंबर, 25 दिसंबर, 31 जनवरी। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, 23 नवंबर। प्रत्येक वर्ष 23 नवंबर को एनसीसी नेशनल कैडेट कोर डे मनाया जाता है। एनसीसी मुख्य रूप से भारत की एक अर्धसैनिक बल का उदाहरण है। तो दोस्तों ये था हमारा 25 प्रश्नों की श्रृंखला, जिसमें मैंने आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, इकोनॉमिक्स, स्पोर्ट, मिसलिनियस, कल्चर, हेरिटेज, डेज, कला, संस्कृति सभी से जोड़कर प्रश्नों को कराया। ये वैसे उच्च स्तर प्रश्नों की श्रृंखला थी जो मुख्य रूप से आपको किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में देखने को मिलेगी। तो आप हमारे प्रैक्टिस सेट की श्रृंखला के साथ बने रहिए। ये डेली बेसिस पे आपको प्रैक्टिस सेट की श्रृंखला दी जाएगी। आप प्लीज़ हमारे प्लेलिस्ट को विजिट कीजिए, वहाँ पे आपको स्पोर्ट, कल्चर, मिसलिनियस, हेरिटेज से संबंधित और भी वीडियोज़ डाले गए हैं जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। आपके पास जितने भी फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम ग्रुप हैं उनमें वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि आपके लाइक, सब्सक्रिप्शन और शेयर से ही हमारा मनोबल और भी ज़्यादा बढ़ेगा। हम आपके लिए और भी ज़्यादा अच्छे वीडियो लाने की कोशिश करेंगे जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा कारगर सिद्ध होगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एग्ज़ाम फैक्ट्री। करो तैयारी जीत की।